हाय, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है और आज मैं आपके सामने 12th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 12th क्लास की हिस्ट्री की 3 बुक हैं जो 3 भाग में डिवाइड हैं। तो हम पहले भाग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसकी विषय सूची है। इसका पहला जो चैप्टर है जिसे हम आज पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये हमारा पहला चैप्टर है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। तो इस सभ्यता का तो अंत हो गया, पर इसके कुछ साक्ष्य हैं, कुछ स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इसके बारे में जान पाए, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम इनके जीवन निर्वाह के तरीके, मनके, मोहरें और गृह संरचना का अर्थ है घर किस तरीके से इसकी बनावट थी, उस समय धातुएं कौन सी प्रचलन में थीं। आप जिसमें जो अंडरलाइन देख रहे हैं जैसे आवास है, मृदभांड है, आभूषण है, औजार है, मोहरे हैं, ये सब इसके स्रोत है जिससे हम इस सभ्यता के बारे में जान पाए हैं। बहुत सी और भी चीज़ें थी जो समय के चलते नष्ट हुई हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम इस सभ्यता के बारे में जान पाए हैं। और कृषि औजार, विकसित निकास प्रणाली, जिनकी इस सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी है, जो इसकी विशेषता भी है। इसकी संस्कृति के बारे में जानेंगे इसमें हम। इनके उत्पादन केंद्र कौन कौन से थे उसके बारे में जानेंगे हम, और इनके व्यापारिक संबंध इनके साथ थे वो इसके बारे में जानेंगे, और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से इसका आरंभ। तो इसका आरंभ जैसा कि दिया हुआ है, ये आरंभ। तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई और संस्कृतियां रही हैं, जो इससे पहले भी थी, इसके बाद भी थी, और बाद में बसने वाली सभ्यता के स्रोत भी हैं। तो इन संस्कृतियों का संबंध जो है वो मृदभांड से है, कलाकृतियों से है, और इसमें हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहली हड़प्पा सभ्यता है उसको कहा गया है आरंभिक हड़प्पा, और जो बीच वाली है इसे कहा गया है मध्य हड़प्पा, और जो लास्ट वाली है इसे परवर्ती हड़प्पा है या विकसित हड़प्पा के नाम से भी इसे जाना गया है। तो जैसा कि हमने बताया कि हड़प्पा के काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक हड़प्पा, मध्य हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा। तो जो बीच का काल है उस सभ्यता के स्रोत भंग हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें हम इनके जीवन निर्वाह के तरीके के बारे में जानेंगे, जो ये दिया हुआ है कि किस तरीके से वो अपनी जीविका चलाते थे, कौन कौन सी चीज़ें उनके जीवन में सम्मिलित थीं। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति ऐसी जगह पनपी जहाँ पर पुरानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसे हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधे, जानवर, मछली आदि से भोजन प्राप्त करते थे, और जले हुए अनाज भी प्राप्त हुए हैं। गेहूँ, जौ, चावल, सफ़ेद तेल आदि इतिहासकार इसकी जांच भी कर चुके हैं। पर जो ये पेड़ पौधे, मछली और जंगली जानवर वगैरह भी इसमें मिले हैं। तो हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां शामिल हैं, जैसे इसमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि। तो जांच में ये बताया गया है कि यह सब पालतू जानवर थे, पर कुछ जंगली जानवरों की भी हमें हड्डियां मिली हैं। तो
जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो निशान लगा हुआ है, जो जानवर पालतू थे तो उसमें हिरण, घड़ियाल आदि की जो जानवर हैं उनके हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये जो जानवर इनके पास जंगली थे और जो पालतू थे ये दूसरे से लेते थे, दूसरे समुदायों से लेते थे, या जो जंगली जानवर जो इनके पास जिनके हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं इनका इन्होंने शिकार किया था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो कृषि प्रौद्योगिकी का अर्थ है किस तरीके से यहाँ कृषि की जाती थी और कृषि में कौन कौन से औजारों को शामिल किया जाता था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें एक बैल या वृषभ कह सकते हैं इसे, जो बैल के तरीके का होता है, इसकी एक मूर्ति पाई गई है और इससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इसमें खेती करने के लिए शायद बैल का प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है, शायद शब्द यहाँ पर आ सकता है क्योंकि इतिहास की बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हमें कोई भी निश्चित जानकारी नहीं होती है, तो इतिहासकार केवल अंदाज़ा लगाते हैं कि जो मूर्ति जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो वृषभ की मूर्ति है जो पक्की मिट्टी से बनी हुई है, वृषभ की मूर्ति है ये। तो इस मूर्ति के आधार पर इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जो मूर्ति है ये वृषभ है और बैल के तरीके से इससे खेती वगैरह का काम लिया जाता होगा। तो इसमें अनाज के दानों के बीच के संकेतों से ये पता लगता है कि यहाँ पर खेती वगैरह होती थी, लेकिन वास्तविक इसका कोई विधि का कोई पता नहीं चला है कि इसमें कोई विधि हो किस तरीके से खेती करते थे या कुछ ऐसा। तो इसमें बैल के होने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ जो वृषभ की मूर्ति के माध्यम से हमें पता लगा है। तो हड़प्पा सभ्यता से अलग जैसे कृषि करने के साक्ष्य जैसे मिलते हैं, जैसे इसमें से अगर ले सकते हैं तो जैसे हमारे पास बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें, तो हड़प्पा सभ्यता से अलग अलग कृषि के साक्ष्य मिले, जैसे चावल है, गेहूँ है, जौ है, ये सारे हमें साक्ष्य मिले। और जो ये जैसे गेहूँ है, अगर गेहूँ एक क्षेत्र में है तो चावल उससे अलग क्षेत्र में है, तो जहाँ पर भी जिस भी अनाज के हमें साक्ष्य मिले वो क्षेत्र एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं। जैसे चोलिस्तान है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ से हमें अलग अलग बीजों के बीज अनाज के बीज मिले हुए हैं जो जले हुए हैं। इस तरीके के बीज हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जब खेती करेंगे ये लोग तो इन लोगों की सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ी होगी, तो इसी हिसाब से इतिहासकारों ने देखा है कि अगर सिंचाई के लिए अधिकांश हड़प्पा जो स्थल हैं वो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिंचाई की ज़रूर आवश्यकता पड़ती होगी। तो अफ़गानिस्तान में एक सुदगोई नामक एक हड़प्पा स्थल है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, एक बार दोबारा से कर देता हूँ। ये हड़प्पा सुदगोई नाम का एक स्थल है, परंतु पंजाब और सिंध में यह अवशेष नहीं मिले हैं, केवल यहीं मिले हुए हैं अफ़गानिस्तान में। तो ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले गाद से भर गईं। तो गाद क्या होता है, तो ये गाद जो है वो एक तरीके का हम कह सकते हैं ये एक जो नदी जो अपने साथ जो बहा कर लाती है कंकड़ीले पत्थर वगैरह रेत, ये जो गाद होती है, तो धीरे धीरे गाद ने अपने अस्तित्व को, नदी के अस्तित्व को मिटा दिया। पर फिर भी अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो कृषि में सिंचाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं, नहर, कुएं और कई ऐसे पानी के जलाशय भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से ये लोग कृषि में सिंचाई का प्रयोग करते थे। और इसमें हमें दिख रहा है साइड में, जिसे हम देख पा रहे हैं, ये धातु के औजार। तो इस समय धातु भी प्रयोग की जाती थी कृषि करने के लिए। तो ये है मोहनजोदड़ो। ये एक हड़प्पा का एक शहर है जो बहुत ही नियोजित तरीके से बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित कह सकते हैं, जो प्लानिंग करके बनाया गया है, एक बहुत ही नियोजित तरीके से बनाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के विकसित शहर हैं मोहनजोदड़ो।
और मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम दुर्ग और निचला कह सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि दुर्ग और निचले शहर में अंतर क्या था, तो इसे ध्यान से पढ़ें। तो 2 भागों में बांटा गया है। जो दुर्ग है वो बहुत ही छोटा है, जैसा कि आप ये नक्शे में देख रहे हैं, दुर्ग है और निचला शहर है। तो निचला जो शहर है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो शहर दिख रहा है आपको, ये है दुर्ग। और इसके अलावा बाकी जो शहर आपको दिख रहा है निचला शहर है, जिसे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये जो शहर दिख रहा है इतना, ये निचला शहर है। लेकिन अगर दुर्ग शहर की बात करें तो निचले शहर के मुकाबले दुर्ग शहर बहुत ही छोटा है, क्योंकि दुर्ग शहर जो है, अब दोनों जो शहर हैं इन दोनों को 4 दीवारी से घेरा गया है और दोनों को अलग रखा गया, ताकि इन्हें अलग रखा जा सके। इन दोनों को इसलिए इन्हें 4 दीवारी से घेरा गया है। अब इन दोनों शहरों की अगर बात करें तो दुर्ग जो ऊंचे स्थान पर है, दुर्ग है ऊंचे स्थान पर, क्योंकि ये ऊंचे स्थान पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो घर पाए गए हैं इनकी जो नींव है वो है चबूतरा। जैसे आज के जो चबूतरे होते हैं, यहाँ पर ईंटों का एक चबूतरा बनाया गया है जो वहाँ पर नींव का काम कर रहा है। तो जो चबूतरे हैं उनके ऊपर घरों को बनाया गया है, और जो घरों को बनाया गया है वो उनकी रचना काफ़ी बहुत ही विशेष तरीके से है, जो दुर्ग में बनाई गई है। और निचला जो शहर है वो इसके मुकाबले बहुत बड़ा है। तो कहा जाता है कि दुर्ग जो है वो शाही, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग थे, जो शासन व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग थे, जो रिहायशी थे, उन लोग वे लोग थे वो दुर्ग में रहते थे। बाकी जो साधारण जो लोग थे, जो अपनी साधारण जीविका चलाते थे, वो लोग निचले शहर में रहते थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें 3.1 का है नालों का निर्माण। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। बाकी जो मेन इम्पोर्टेंट है इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, जो इम्पोर्टेंट हो। तो इसके नालों का निर्माण किस तरीके से किया गया था यहाँ पर, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारी आज की इतनी विकसित सभ्यता है, फिर भी यहाँ पर अगर एक बार बारिश हो जाती है तो गली में, मोहल्ले में, सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि लोगों के कमर तक पानी आ जाता है। लेकिन ये इतनी प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता ये भी है कि यहाँ की नियोजित जल विकास प्रणाली थी, जो एक प्लानिंग कर बनाई गई थी। प्लानिंग किया मतलब पहले सड़कों के साथ नालियों को बनाया गया, फिर नालियों के बाद आवास का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर पहले जो घर से निकलने वाली छोटी निर्माणी नाली जो होती थी वो दीवार के सारे बड़ी नाली तक जाती थी, और बड़ी नाली किस तरीके से नालों में जाती थी और नाला किस तरीके से सारे शहर का पानी बाहर लेकर जाता था। तो यहाँ कितनी भी बारिश हो जाए पानी नालियों में चला जाता था, और नालियों को ऊपर चूने की पट्टी से ढक दिया जाता था ताकि इसमें गंदगी ना हो या कुछ ऐसा। तो यहाँ पूरी जल विकास प्रणाली बहुत ही विकसित थी, और इसमें प्रत्येक घर की नाली का पानी एक बड़ी नाली में जाता था, और बड़ी नाली का बड़े नाले में जाता था। इस तरीके से यहाँ पर विकास प्रणाली जो जल की थी वो इस तरीके से इसकी विकास प्रणाली थी। तो ये एक गृह स्थापत्य है, कोई घर है जिसके साक्ष्य हमें मिले हैं। तो इस साक्ष्य के आधार पर हम जान पाए हैं कि हम इस सभ्यता में घर कैसे होते थे। जो आप ये देख रहे हैं 3.2 है। तो मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें आंगन है, तो चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, बीच में आंगन है। तो ऐसा एक अंदाज़ा लगाया गया है कि जो वो आंगन है या तो वो खाना पकाने के लिए या कटाई जैसी गतिविधियों के लिए या गर्मी में कोई भी ऐसा काम करने के लिए उस आंगन का प्रयोग किया जाता होगा। तो इसमें क्या है कि जो भूमि तल से एक दीवार है जिसमें खिड़कियां नहीं हैं, इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के भाग पर आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। तो इसमें हर घर में ईंटों के फर्श का बना हुआ एक स्नान गृह पाया गया है। इसकी जो नालियां हैं, जैसा कि आप अंडरलाइन में देख रहे हैं, हर एक घर में एक स्नान गृह बना हुआ है इसमें। और
छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ सीढ़ियों के अवशेष मिले हुए हैं और यहाँ पर कई जो मतलब काफ़ी सारे कुएं मिले हुए हैं। अधिकांशतः घरों में कुएं मिले हुए हैं, कक्ष में बने हुए कुएं मिले हैं। अगर जैसे कोई बाहर से कोई राहगीर आता है तो राहगीर इस तरीके से कुएं को बनाया गया है, उस जगह पर स्थापित किया गया है कुओं को कि अगर कोई राहगीर आता है तो उस कुएं के जल का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें लगभग अगर हम देखें तो स्नान गृह भी पाए गए हैं। तो दुर्ग शहरों में स्नान गृह बहुत विशाल होते थे, निचले शहर में इतने विशाल नहीं होते थे। तो इससे पता लगता है कि दुर्ग जो शहर है वो रिहायशी इलाका था और जो निचला शहर था वो साधारण इलाका था। तो जो पूरा जो मोहनजोदड़ो है, तो इसमें मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 700 से ज़्यादा कुएं पाए गए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है कुएं की। तो गाइस ये चैप्टर यहीं तक है, अगला और भी है। तो अगली वीडियोस में जब भी हम अगली वीडियोस हिस्ट्री की लेके आएंगे तो इससे आगे का उस वीडियोस में मिलेगा। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी मिली। धन्यवाद।